आपातकाल किसी देश के संविधान या कानून के अंतर्गत कानूनी उपायों और धाराओं को संदर्भित करता है जो सरकार को असाधारण स्थितियों जैसे युद्ध, विद्रोह या अन्य संकटों में प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है, जो देश की स्थिरता, सुरक्षा या संप्रभुता तथा लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करते हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान संविधान के 18वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 में उल्लेखित है। ये प्रावधान आमतौर पर कार्यकारी शाखा को मानकीय विधायी प्रक्रियाओं को दरकिनार करने, कुछ अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सीमित करने तथा ऐसी नीतियों को लागू करने का अस्थायी अधिकार देते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होती हैं। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो चुका है। सबसे पहले वर्ष 1962 में चीन भारत युद्ध के दौरान आक्रमण के कारण आपातकाल घोषित किया गया था। उसके उपरांत 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध को आधार बनाकर आपातकाल लगाया गया था। तीसरा एवं सर्वाधिक विवादास्पद वर्ष 1975 में घोषित किया गया। भारत के लोकतंत्र में 25 जून 1975 की रात एक ऐसा मोड़ लेकर आई जिसे आज तक भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे असाधारण एवं विवादास्पद अध्याय माना जाता है। उस दिन आधी रात को देश को एक रेडियो प्रसारण के माध्यम से सूचित किया गया कि देश में आपातकाल लागू कर दिया गया है। यह निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लिया गया था, जिसमें आंतरिक अशांति को आधार बनाया गया। अनुच्छेद 352 के तहत भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि वे संतुष्ट हैं कि देश या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह यानी आंतरिक आपातकाल से खतरे में है, तब वे आपातकाल की स्थिति घोषित कर सकते हैं। इसकी घोषणा कार्यपालिका को मौलिक अधिकारों में से केवल अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर अन्य सभी अधिकारों को निलंबित करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करता है, जिससे सरकार को संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक उपाय करने की अनुमति मिलती है। इस आपातकाल की अवधि लगभग 21 महीने रही और इसका प्रभाव केवल राजनीतिक नहीं बल्कि प्रशासनिक और विशेष रूप से मीडिया की स्वतंत्रता पर अत्यंत गहरा पड़ा। आपातकाल की घोषणा से पूर्व देश एक कठिन राजनीतिक परिस्थिति से गुजर रहा था। 1971 के युद्ध और बांग्लादेश के गठन के बाद भारत को प्रशंसा तो मिली, लेकिन घरेलू स्तर पर महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता जैसे मुद्दों ने गहराई से जड़ें जमा ली थीं। बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में छात्रों द्वारा चलाए गए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों ने जनता में व्यापक असंतोष पैदा किया था। इस दौरान 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले ने देश की राजनीतिक व्यवस्था को झकझोर दिया। अदालत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनावी नियमों के उल्लंघन के कारण अमान्य ठहराया। यह फैसला राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील था और इसी पृष्ठभूमि में देश को यह बताया गया कि राष्ट्र की एकता और स्थिरता के लिए आपातकाल आवश्यक हो गया है। आपातकाल लागू होते ही भारतीय नागरिकों को मिली कई मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विरोध प्रदर्शन, सभा आयोजित करने जैसे अधिकारों को संविधान के अनुसार अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया गया। हजारों की संख्या में राजनीतिक विरोधियों, बुद्धिजीवियों, छात्र नेताओं और पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान मीडिया पर अभूतपूर्व नियंत्रण लागू किए गए, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक असामान्य स्थिति थी। प्रेस सेंसरशिप की व्यवस्था तुरंत प्रभाव में लाई गई। समाचार पत्रों को हर दिन अपनी सामग्री पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भेजनी पड़ती थी, जहां सरकारी अधिकारी तय करते थे कि कौन सी खबर छप सकती है और कौन सी नहीं। इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि अधिकांश प्रमुख समाचार पत्र सरकार के बताए हुए तथ्यों तक सीमित हो गए।
9 जुलाई 1975 को दिल्ली के 47 संपादकों ने देश में समाचार पत्रों पर लगाई सेंसरशिप और सरकारी नीतियों पर अपना समर्थन व्यक्त किया। कुछ समाचार पत्रों ने इस सेंसरशिप के विरुद्ध मौन और प्रतीकात्मक विरोध के रास्ते अपनाए। उदाहरण के लिए द इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेटमेंट ने अपने संपादकीय कॉलम को खाली छोड़ना शुरू कर दिया, ताकि पाठकों को यह संकेत दिया जा सके कि उन्हें अपनी बात कहने की स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है। कुछ ऐसे भी पत्रकार थे जिन्होंने इसका विरोध खुलकर किया। प्रेस की आजादी के लिए संघर्ष करते हुए कुलदीप नैयर, सूर्यकांत बाली, विक्रम राव, वीरेंद्र कपूर, श्याम खोसले, रत्न मलकाई और दीनानाथ मिश्रा जैसे पत्रकारों ने जेल की यातनाएं सही। कुल 327 पत्रकारों को मीसा कानून के अंतर्गत जेल में बंद कर दिया गया। सरिता में 6 महीने तक कोई संपादकीय कॉलम नहीं छपा। सारिका ने जुलाई 1975 के अंक में संपादकीय सेंसर अधिकार द्वारा काला किए गए वाक्यों और शब्दों सहित हूबहू प्रकाशित कर दिया। इस अंक में 27 एवं 28 संख्या के पृष्ठ लगभग पूरी तरह काले थे। प्रेस में प्रतिबंध को लेकर ऐसा भय का वातावरण बना कि सेमिनार और अधिनियम जैसे अनेक पत्र पत्रिकाओं को अपना प्रकाशन बंद करना पड़ा। वहीं कुछ पत्रिकाओं और प्रकाशनों ने अनुकूल रुख अपनाते हुए केवल सरकारी योजनाओं और घोषणाओं को ही प्रकाशित करना शुरू कर दिया। ऐसे माहौल में पत्रकारिता का मूल स्वरूप खतरे में पड़ गया था और प्रेस चौथा स्तंभ से अधिक नियंत्रण प्रसारण यंत्र बनकर रह गया था। आपातकाल से पहले देश में 4 समाचार समितियां थीं: पीटीआई, यूएनआई, समाचार भारती और हिंदुस्तान समाचार। सरकार ने इसे मिलाकर एक समिति समाचार का गठन किया, जिससे यह पूरी तरह नियंत्रण में रह सके। 18 दिसंबर 1975 को अध्यादेश द्वारा प्रेस परिषद को समाप्त कर दिया गया। रेडियो और टेलीविजन, विशेषतः आकाशवाणी और दूरदर्शन पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में थे। समाचार बुलेटिनों में केवल वही खबरें प्रसारित होती थीं जो सरकारी एजेंसियों द्वारा अनुमोदित होती थीं। संसद की कार्यवाही का प्रसारण भी संपादित कर दिया जाता था और जनमानस को सीमित सूचना तक ही पहुंच मिलती थी। हालांकि यह भी सत्य है कि इस दौर में संचार का पारंपरिक और वैकल्पिक स्वरूप पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। भूमिगत पत्रिकाएं, पर्चे, जनगीत, नुक्कड़ नाटक और मौखिक परंपराओं के माध्यम से असहमति और प्रतिरोध की आवाजें जीवित रहीं। अनेक बुद्धिजीवियों, लेखकों और सांस्कृतिक संगठनों ने अपने अपने ढंग से इस माहौल में लोकतांत्रिक चेतना को बचाए रखने का प्रयास किया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने भारत में लागू इस आपातकाल और सेंसरशिप की स्थिति को वैश्विक मंच पर उजागर किया। विदेशी पत्रकारों और संस्थानों की रिपोर्ट ने वैश्विक जनमत को प्रभावित किया और भारत की लोकतांत्रिक छवि पर सवाल भी उठाए। 21 मार्च 1977 को जब आपातकाल समाप्त हुआ तो आम चुनाव कराए गए, तो देश की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया कि लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता केवल कानूनी शब्द नहीं बल्कि उनकी आत्मा है। सत्ता में परिवर्तन हुआ और इसके साथ ही मीडिया को एक बार फिर स्वतंत्रता का अनुभव हुआ। यह अनुभव केवल प्रणालीगत परिवर्तन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रेस और मीडिया संगठनों ने अपने भीतर आत्मनिरीक्षण और सुधार की प्रक्रिया भी शुरू की। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिक अधिकार दिए गए। पत्रकार संगठनों ने आचार संहिता तैयार की और न्यूज रूम में संपादकीय स्वतंत्रता की अवधारणा को गंभीरता से लिया जाने लगा। आज जब हम डिजिटल मीडिया, सोशल नेटवर्क और तत्काल प्रसारण के युग में प्रवेश कर चुके हैं, तब आपातकाल की स्मृति हमें यह चेतावनी देती है कि सूचना की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को कायम रखना एक सतत जिम्मेदारी है। मीडिया को निरंतर सचेत रहना होगा कि वह केवल सूचना का प्रसारक नहीं बल्कि लोकतंत्र का प्रहरी है। आपातकाल इतिहास में पीछे छूट चुका एक अध्याय अवश्य है, परंतु उससे मिला सबक आज भी हमारे सामने जीवित है। यह कोई सामान्य राजनीतिक प्रसंग नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को चुनौती देने वाला
वह अध्याय है जिसे आज भी हमारी स्मृति में लाते हुए देश संवेदनशील हो उठता है। एक उत्तरदायी मीडिया और सजग नागरिक समाज मिलकर ही लोकतंत्र को सुरक्षित और संवेदनशील बना सकता है। इस घटना ने हमें सिखाया कि लोकतंत्र की परीक्षा केवल चुनावों में नहीं होती, बल्कि तब होती है जब असहमति, आलोचना और विविध विचारों के लिए स्थान सुरक्षित रखा जाए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। 25 जून 2025 को आज आपातकाल लागू हुए 50 वर्ष हो चुके हैं।